हाँ टेक जी। ओवर प्लीज। या स्क्रिप्ट आप प्रेजेंट करेंगे। तो गुड आफ्टरनून ऑल। आज हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट करेंगे और हमारा मेन मकसद आज एनवायरनमेंट के बारे में जानना है ज़्यादातर। जो लास्ट ईयर हमने डिजास्टर देखे वो क्या थे, क्यों उनके रीजंस रहे, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन ग्रीन माइंड, सभी लोग ग्रीन माइंड से परिचित होंगे। The Green Mind initiative started on 12th November with the hope of empower the upcoming issues of the world, which are climate change, global warming, etc. Today on World Environment Day, we are here to understand core and deeper meaning of what we have lost and how we can prevent in future. तो हमारे मेनली आज 7 टॉपिक्स होंगे। फर्स्ट, दहेज केमिकल प्लांट एक्सप्लोजन बाय सुधांशु कुमार। सेकंड, विजाक गैस लीक बाय आयुष मिश्रा। Locust infection attack by Shubhangi Kumari, Ilaru outbreak by Preet Singh, Bagjan gas leak by Ayush Mishra, Punjab alcohol poisoning by Jai Shukla, and Uttarakhand forest fire by Shriti Dey। इससे पहले मैं आप सबका एक बार सबसे इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। हमारे बीच में अशोक कुमार, प्रेसिडेंट एंड फाउंडर ग्रीन माइंड। सेकेंड, शुभांगी कुमारी, सीईओ ग्रीन माइंड। श्रुति डे, चीफ कंसल्टेंट। प्रीत सिंह एंड आयुष मिश्रा। हमारे पैनलिस्ट सारे मौजूद हैं आज। मैं सुधांशु को इनवाइट करना चाहूँगा कि वो अपना आके पहला टॉपिक लें। थैंक यू जय भाई। दहेज केमिकल प्लांट एक्सप्लोजन। ओके, सो आप लोगों में से कौन कौन, मैं पहले जानना चाहूँगा किस किस ने इस प्लांट एक्सप्लोजन के बारे में पहले सुना है। आप अपना हैंड रेज कर सकते हो। ओके, किसी ने नहीं सुना। um, सबसे पहले रीज़न क्या है कि हम आज ये सब आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पहले से कईयों ने बता रखा होगा कि ज़रूरी है हमें एनवायरनमेंट को बचाना है, एनवायरनमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है एंड हम लोग क्या क्या कर सकते हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। बट हम ये सब पॉजिटिव चीज़ें, अच्छी बात है एनवायरनमेंट डे पे, बट कभी कभार हमें समझना होता है कि हमने पहले कितने हार्म्स कर रखे हैं। तो उनमें से एक हार्म जो हमने नेचर को दिया था और कई लोगों को भी, कई ह्यूमंस भी जिससे अफेक्ट हुए थे, उनमें से एक है दहेज केमिकल प्लांट एक्सप्लोजन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। थैंक यू। दहेज फैक्ट्री एक्सप्लोजन जो था वो 3 जून 2020 यानी लगभग एक साल पहले आज से दहेज ज़िले में, गुजरात के दहेज एरिया में 12 बजे हुआ था। एंड इसकी वजह से 5 लोगों की मौत और 57 लोग इंजर्ड हुए थे ब्रूटली। द पॉइंट वाज कि जो दहेज प्लांट एक्सप्लोजन था वो बहुत ही एक बहुत ही लार्ज लेवल पे फैला हुआ था। हम सब जानते हैं कि फैक्ट्रीज़ एंड प्लांट्स जो होते हैं हम लोग जो हम लगाते हैं वो कितने बड़े एरिया में कवर्ड होते हैं, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है एक, है ना। तो ये उनमें से एक था जहाँ पे 12 बजे दिन के अचानक से 3 जून 2020 को एक ब्लास्ट हुआ एंड जिसकी वजह से आसपास के जितने लोग थे उन सब लोगों को बहुत हार्म हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड जय। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इससे हार्म्स हमें बहुत सारे हुए थे। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके हार्म्स क्या क्या थे, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी था इस सिचुएशन में समझना। 12 बजे उस दिन हुआ क्या था कि एक वेंट लाइन बनाई गई थी। स्टोरेज टैंक्स जो होते हैं फैक्ट्री में, स्टोरेज टैंक्स जब भी लीक होते हैं तो अगर वो गैस एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा हार्म करेगा पूरी फैक्ट्री में वर्क करे लोगों को। तो इसलिए उसके लिए वेंट लाइंस बनाई गई ताकि अगर गैस लीक भी होता है तो वेंट्स के ज़रिए बाहर चला जाए। उस दिन कुछ गलत हुआ। उस दिन बहुत सारे टैंक्स जो थे, बहुत सारे टैंक साथ में प्लेस्ड थे
एंड उनके जो वेपर्स थे वो बाहर वेंट से बाहर जाने के लिए एक्सपोज कर दिए गए थे कि आप लोगों ने कई सारे टैंक्स रखे यहाँ पे, एसिड्स के कई सारे टैंक रखे, और उनके जो वेपर्स जो भाप निकल रहे हैं उससे आप एक वेंट के ज़रिए आसमान में भेज रहे हो, ठीक है, फैक्ट्री से बाहर भेज रहे हो। वहाँ पे उस दिन फैक्ट्री में लोगों ने गलती क्या की, उन्होंने कई सारे टैंक को वेंट नंबर 13 के नीचे रख दिया, बहुत सारे, मतलब एक झुंड में रख दिया। उससे इफ़ेक्ट ये हुआ कि वेंट पे इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होने लगा, इतना ज़्यादा टैंक के वेपर्स का प्रेशर आ गया कि एक फ्लैश फायर सा हुआ अचानक से, और पूरा का पूरा वेंट जो है वो बूम, लाइक जब न्यूक्लियर बॉम्ब टप्पा खाता है ज़मीन पे तो जो बूम होता है पूरा, वैसा ही यहाँ पे भी एक वो हुआ था विस्फोट। एंड इस वजह से जो दो लोग थे वो सिर्फ जलकर वहाँ, पूरी तरह जलकर उनकी डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि लॉजिक है इसके पीछे साइंस का। कभी आप लोग 10th में आओगे तो आपको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो वहाँ पे कई सारे केमिकल रिएक्शंस में हीट प्रोड्यूस होता है। ये केस वैसा ही था। यहाँ पे जब वेंट जब पूरी प्रेशराइज हो गई तो उसका जो टेम्परेचर है वो 90 डिग्रीज तक बढ़ने लग गया था। एंड वो 90 डिग्रीज बढ़ते बढ़ते एट द एंड एक विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से पूरा वेंट तो ख़राब हुआ ही, बट उसके साथ साथ वो हीट पूरे फैक्ट्री में फैल गई। एंड बाकी जितने भी एसिड के टैंक्स थे उनको भी साथ में बोल सकते हो एक तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट टाइप हो गया, वहाँ पे ब्लास्ट हो गया पूरा। और दो लोग तो सिर्फ यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने की वजह से 94 डिग्रीज तक टेम्परेचर गया था, तो दो फैक्ट्री वर्कर्स सिर्फ उस टेम्परेचर में जलकर उनकी डेथ हो गई। एंड इसका जो फ्लैश फायर था जिसने वेंट को चोक किया था, पूरी तरह ब्लास्ट हुआ था, वही एक पॉसिबल रीज़न बोलते हैं उस एक्सप्लोजन का। हालांकि अभी तक पता लगाया नहीं गया है कि कौन सा स्पेसिफिकली किस टैंक में सबसे पहले एक्सप्लोजन हुआ होगा जिसकी वजह से आसपास के सारे टैंक्स में एक्सप्लोजन स्टार्ट हुआ। बट इस वेंट, बस ये एक वेंट लाइन 13 के प्रेशराइज होने की वजह से वहाँ पे एक पूरी तरह जो है विस्फोट हुआ। जय, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। एंड इस वजह से जो वहाँ का मिनिमम जो एयर का वो बोल सकते हो आपकी एक एयर में वो निकाली जाती है जब भी हम वेदर कैलकुलेट करते हैं टेम्परेचर, तो हम एयर की जो टॉक्सिसिटी है वो भी वो करते हैं, प्रोबेबिलिटी लगाते हैं कि इतनी टॉक्सिसिटी होगी, ये जो एयर है इस रीजन की ये इतनी ख़राब होगी। तो जो लिमिट था उस एरिया का, जो टॉक्सिसिटी थी एयर की, वो 0.002 थी, 0.002 ppm उसकी लिमिट थी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए था। बट इस एक्सप्लोजन की वजह से जो टॉक्सिसिटी उस एयर में थी वो 1000 ppm से भी ज़्यादा फैल गई। अब आप खुद कैलकुलेट कर लो 1000 कहाँ होता है और 0.002 ppm कहाँ होगा, इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी। इस वजह से आसपास के 4800 जो लोग थे आसपास के गांव में रहने वाले 4800 लोग, वो लोग सिर्फ इस गैस को, इस हवा को सांस लेने के चक्कर में ही या तो कई मर गए या तो उनमें से कई लोग इंजर्ड टाइप हो गए, जिनको कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जैसे अस्थमा जैसी जो सडन हाई अस्थमा जो अटैक होता है वो होने लगा कई लोगों का जो लंग फेलियर्स था वो हो गया। एंड सिर्फ गैस, वहाँ पे सिर्फ सांस लेने के कारण 2 से 5 सेकंड के बीच में 4800 लोग वहाँ पे इंजर्ड हो गए और उनमें से कई मारे भी गए। एंड आपको बता दूं कि दिल्ली बेस्ड जो एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन है CSE, एंड उस सॉरी अक्षरा, प्लीज म्यूट योरसेल्फ।
आप प्लीज अपना माइक बंद रखें, जो बात चल रही है वो सुनें। कहीं ना कहीं आपके फायदे की ही बात है, नुकसान तो नहीं देगी बात कोई आपको। तो प्लीज अपने माइक मैं कुछ म्यूट बोलूँ रखें। तो कौन? ऐसा ही कुछ केस हुआ था भोपाल में, भोपाल क्रैश ट्रेजेडी के नाम से हुआ था वो या भी। सत्यम, आई नो दैट, एंड मैंने उसके बारे में भी अच्छे से पढ़ा है। और आई थिंक जो भोपाल गैस ट्रेजिडी थी वो आई थिंक बहुत सारे लोग जानते होंगे, क्योंकि वो तो वन ऑफ द मेजर कॉज थी। बट इस स्पेसिफिक को उठाने का भी मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा क्या रीज़न था। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली बेस्ड इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन CSE, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, आप सबने सुना होगा, उसने GPCB, DISH और GSDMA जैसे अथॉरिटीज़, जो कि डिज़ास्टर के लिए जो रिस्पांस टीम्स जिनके पास होती हैं, जो इन सब चीज़ों पे अच्छे से फोकस करते हैं, उन सब ने आपस में देखा, वो सब आपस में मिलजुल कर उन्होंने समझा कि सिचुएशन थी, और उन्होंने 9000 से ज़्यादा जो आसपास के विलेजर्स थे उनको वहाँ से मतलब सिक्योरली, बहुत अच्छे से सिक्योरिटी के साथ उन्हें सिक्योरली वहाँ से इवैक्यूएट किया, वहाँ से निकाल दिया, ताकि और भी लोग ना मरे, और लोगों के साथ ऐसा जो डिज़ीज़ हो रहा था, ये मतलब डिजीज़ नहीं था बट एक्चुअली अचानक से एक इलनेस जो हो रहे थे सबको, वो स्टॉप हो सके कम से कम। नेक्स्ट स्लाइड जय। एंड इस स्पेसिफिक रीज़न जो माना जाता है इस ट्रेजेडी का आज भी, वो था कि अप्रैल में, आप सबको याद होगा कि हमारे अप्रैल में बहुत सारे वो हो गए थे, लॉकडाउन, सॉरी एग्जैक्टली लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था हमारा अप्रैल में, जिस वजह से कई लोग या तो गांव लौट रहे थे, जो लोग इस लेबर फोर्स में वर्क करते हैं, लेबर्स होते हैं, और जो ये सब संभालते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स, ये सब, उन लोगों की पहली तो जॉब्स काटी जा रही थी, क्योंकि ऑफ कोर्स बिजनेस को अपना प्रॉफिट भी देखना है, और लॉकडाउन के टाइम किसी भी इनिशिएटिव या मतलब जो भी बिजनेस था उसका प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, वर्कर्स का सैलरी कट करने के बजाय उन्होंने डायरेक्ट उनकी जॉब ही कट कर दी। तो इसकी वजह से कई सारे लोग इवैक्यूएट कर रहे थे, अपने अपने गांव वापस लौट रहे थे या दूसरे शहर जा रहे थे। सेम सिचुएशन जो था हमारा इसके साथ हुआ था, दहेज प्लांट एक्सप्लोजन के समय हुआ था, क्योंकि अप्रैल और मई में बहुत सारे लेबर्स कम हो गए थे, जिस वजह से मैन पावर, मैन पावर जो एक फैक्ट्री के लिए मानी जाती है वो होती है 5000 वर्कर्स एट अ मोमेंट हमेशा फैक्ट्री में होने चाहिए, बट लॉकडाउन के समय वो 500 भी नहीं थे, मतलब 10% से भी कम थे। इस चीज़ की वजह से वहाँ पे एक तो मैन पावर कम थी, और दूसरा वहाँ पे स्किल्ड लेबर नहीं थे, क्योंकि कई सारे लोग या तो घर पे थे, या जिन लोगों को पहले से आता था काम, वो लोग भी उन लोगों की भी जॉब छूट गई थी, तो वो लोग भी घर पे थे। तो इस वजह से फैक्ट्री में ना ही कोई मैन पावर मौजूद था, और ना ही कोई स्किल्ड लेबर था। कई सारे नए नए लोग थे जिनको कुछ अच्छे से पता भी नहीं था, वो लोग बस मंथली बेसिस या फिर वीकली बेसिस पे काम करने आ रहे थे, लाइक आज मैं आया तो एक हफ्ते बाद में मैं फैक्ट्री में वापस आऊँगा, लॉकडाउन की वजह से। इसका प्रॉब्लम एग्जैक्ट लॉकडाउन नहीं है, बट इसका प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि जो यशस्वी प्राइवेट लिमिटेड थे, जो इस दहेज प्लान की वो मानी जाती है ओनर, उन्होंने जो जॉब्स कट किए थे उस वजह से इनके पास ना ही स्किल्ड लेबर फोर्स थी और ना ही इनफ मैन पावर था। एंड इस वजह से जो वेंट लाइन 13 थी उसके नीचे आई थिंक 11 से 15 एसिड टैंक्स को साथ में प्लेस किया गया, जबकि रूल्स में साफ साफ लिखा था कि 5 से ज़्यादा टैंक्स एक वेंट के नीचे प्लेस नहीं होने चाहिए। आई नो थोड़ा अजीब लगता है कि 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बट उन लोगों ने 11 to 15 टैंक्स साथ में रखा। उन्होंने सोचा होगा कि ऑफ कोर्स उनके पास लेबर इतने नहीं थे, उनके पास मैन पावर इतना नहीं था कि वो उस समय पूरी तरह प्लेस कर पाते, तो इस वजह से वहाँ पे वेंट लाइन में बहुत प्रेशर बना, एंड टेम्परेचर जो था वो 94 डिग्रीज तक चला गया, और एक्सप्लोजन के बाद वो सारे एसिड जो थे वो एयर में मिक्स हो गए, और उसके एक हफ्ते बाद एसिड रेन भी दहेज जो
वो एक्सप्लोजन साइट था उस रीजन में एसिड रेन का भी देखा गया, अपेयरेंस हुआ था। सो द मेन रीज़न बिहाइंड दिस आप लोगों को क्या लगता है कौन होगा या क्या था इसके पीछे, कोई बताना चाहेगा? कोई भी? रूल को फॉलो नहीं किया ठीक से। सॉरी, फॉलो नहीं किया गया रूल्स को ठीक से, अगर किया जाता तो ऐसा ना बिल्कुल। होता। और कोई? तो बिल्कुल आई थिंक चिरांशी ने बताया, बिल्कुल सही बताया आपने। जय नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। चिरांशी आपने सही बताया कि अगर लोग उस समय समझदार होते, अगर बिज़नेस जो ओनर्स हैं, जो प्लांट ओनर्स थे, वो समझते इस सिचुएशन को लॉकडाउन की। आई नो कि लॉकडाउन बहुत ही नया था सबके लिए, तो उस समय किसी के पास एक्सपीरियंस भी नहीं था कि किसी लॉकडाउन में क्या करते हैं या फिर क्या कदम उठाने चाहिए, क्या पैंडमिक, किसी को ये भी नहीं पता था कि पैंडमिक शुरू हो जाएगा एक्चुअली। सो एक तरीके से वो सब इनएक्सपीरियंस तो थे ही, साथ साथ उन लोगों की ही गलतियों की वजह से जो प्लांट एक्सप्लोजन था इसने 48,000 लोगों की लाइव्स ऑलमोस्ट कोस्ट किया। एंड इसका यही जो चिरांशी ने रीज़न बताया कि अगर इंसान उस समय समझ कर कुछ कदम उठाते तो हमारा नेचर बच सकता था, हम लोग इतने सारे जो मासूम लोगों की डेथ हुई वो बच सकता था। एक्चुअली दहेज इंसिडेंट के बाद कई सारे मतलब आसपास के नेबरिंग जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, उन सब के भी ऑर्गेनाइजेशंस ने इन सभी जो अफेक्ट हुए थे लोग उनके लिए एक वो किया था शुरू, कि इन लोगों के लिए फंड्स इकट्ठे किए ताकि इन लोगों को हेल्प कर सकें। बट जो फैक्ट्री ओनर थे उन पे सिर्फ और सिर्फ 1 लाख का फ़ाइन लगा था। 48,000 लाइव्स कॉस्ट हुई और फाइन सिर्फ 1 लाख का। आई नो जुडिशरी है सिस्टम और मेरे को बात नहीं करनी चाहिए इसके ऊपर, डिबेटेबल टॉपिक है, बट इसके ऊपर आप सब भी सोचना है, इसके ऊपर पढ़ना जाके कि क्यों ये ज़रूरी था कि अगर उस प्लांट एक्सप्लोजन साइट पे जिन लोगों की गलतियों की वजह से ये सब हुआ, क्या उन लोगों को बाकी जो लोग अफेक्ट हुए थे उनके लिए हेल्प नहीं करना चाहिए था, या फिर जो नेचर जो 100,000 ppm जो हाई हो गया। अभी आपको पता है दहेज की जो ppm है वो अभी 700 ppm समथिंग है, 700, आई नो 300 कम हुआ है, बट उसको 0.002 ppm के अंदर लाना है। सो अभी और हमें तो लगभग 50 ईयर्स और लगेंगे ताकि हम इसको और कम करके लिमिट के अंदर ला सके। बट स्टिल एक फैक्ट है कि हमें समझना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन हो तो ऐसा ना हो कि हम लोग उसके लिए बिल्कुल इरेशनली डिसीजंस लें या फिर बिना सोचे समझे कोई कदम उठाएं। एंड दहेज प्लांट एक्सप्लोजन वन ऑफ द इंसिडेंट्स था जहाँ पे हमें पता चला कि इंसानों ने कितना बड़ा कोस्ट किया है, कितना ज़्यादा नेचर को हार्म किया है। एंड आई होप आप लोग इसके ऊपर कभी पढ़ोगे या फिर समझोगे इस सिचुएशन को अभी कि कितना ज़रूरी है ये समझना। एंड थैंक यू। जय, ओवर टू यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सुधांशु। बहुत ही बढ़िया टॉपिक था, बच्चों को इंटरेस्टिंग लगा हो और उन्होंने कुछ नया सीखा हो इसमें। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं इनवाइट करना चाहूँगा आयुष को टॉपिक लिए। थैंक यू जय। सबसे पहले मेरी आवाज क्लियरली ऑडिबल है ना सबको? यस ओके, ठीक है। तो हमारा टॉपिक होगा विजाग गैस लीक। अच्छा, मैं सबसे पहले पूछूंगा आपसे कि किसी ने इसके बारे में कभी सुना है, कहीं पढ़ा था, न्यूज में आया था, किसी ने पढ़ा है इसके बारे में? आप रेज हैंड कर दीजिए अगर पता हो तो। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये क्या था, कहाँ हुआ, कब हुआ। तो ये एक गैस लीक था, जैसा नाम बता रहा है हमें। विशाखापट्टनम एक जगह है, आंध्र प्रदेश में एक गांव है छोटा सा, विशाखापट्टनम, ठीक है। यहाँ पे 7 मई 2020
इस दिन ये गैस लीक हुआ था। ये गैस लीक एक केमिकल प्लांट में हुआ था, एलजी पॉलीमर्स के। एलजी पॉलीमर एक कंपनी है वहां पे, उसमें एक केमिकल गैस लीक हो गया था। किस गैस का हुआ था? गैस थी स्टेराइन। ठीक है, एक स्टेराइन गैस होती है, वो आपकी जो है, जो आपने देखा होगा जो प्रिंटर्स होते हैं उसमें एक छोटी सी रिफिल लगती है, तो वो इस गैस से आप वही रिफिल को बनाते हैं, मतलब ये उसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है। तो ये उस गैस का वहां पे लीक हो गया था। जय एक बार नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। हाँ, तो सबसे पहले समझते हैं ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये गैस लीक आपका जो है, मैंने बताया कि एक जैसा सुधांशु ने भी कहा, ये एक ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से ही हुआ था। एक इंसानी डिजास्टर है, ये ह्यूमन डिजास्टर है। इसकी वजह से कई लोगों की जानें भी गई थी। तो ये हुआ क्या था, मतलब मैं बताना चाहूंगा। जैसा कि आपको पता है, पिछले साल हमारे इंडिया में कोविड, या पूरे वर्ल्ड में ही कोविड फैल गया था, और अप्रैल में इसके लिए लॉकडाउन लग गया था, मार्च के एंड में। ठीक है, तो जब लॉकडाउन लगा तो आप देखते हैं कि आंध्र प्रदेश साइड में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है, और ये गैस को जो है हमेशा हमें 20 डिग्री या फिर उससे नीचे रखना पड़ता है। तो क्या होता है, अब गर्मी को कम किया जा सकता है नहीं, तो इसके लिए क्या करते हैं, जो केमिकल प्लांट जिस टैंक्स में ये रखी रहती है गैस, इस गैस के आसपास कूलिंग। हेलो, हेलो हेलो। आवाज आवाज आ रही आवाज है। आ रही है ना? हाँ। हेलो। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इस गैस को 20 डिग्री या उससे कम पे मेंटेन रखना होता है। तो अब गर्मी तो आप कम कर नहीं सकते, आंध्र प्रदेश में वैसे ही बहुत गर्मी होती है। काइंडली म्यूट योर सेल्फ। हाँ, तो आंध्र प्रदेश में वैसे ही बहुत गर्मी होती है, अब आप गर्मी तो कम नहीं कर सकते। तो जहाँ पे ये टैंक्स रखे रहते हैं इस स्टायराइन गैस के, यहाँ पे आपको कूलिंग करनी पड़ेगी, वरना ये गैस जो है आपकी खराब हो सकती है, या फिर ये इसमें ब्लास्ट हो सकता है अगर गर्मी बढ़ी तो इस कूलिंग के लिए एक स्पेशल डिवाइस यूज होता है, जिसको हम एयर कूलर कहते हैं। ये मतलब नॉर्मल एयर कंडीशनर या एयर कूलर नहीं होता जो आपके घर में लगा होता है, ये अलग टाइप का एयर कूलर होता है। ठीक है, तो इसकी एवरी मंथ आपको सर्विसिंग करानी पड़ती है, मतलब जैसे आपके घर में जो एसी लगा होगा उसमें भी सर्विसिंग होती है, तो वो एवरी ईयरली होती है ना। तो ये वाले एयर कूलर्स में एवरी मंथ सर्विसिंग होती है। अब कोविड आ गया था, तो कोविड की वजह से कोविड आप म्यूट कर लें। नहीं एक्सक्यूज मी, म्यूट या इसे करा दे। आई थिंक कोई सॉन्ग सुन रहा है। एक मिनट आयुष, मेरी अगर कोई सॉन्ग सुन रहा है या कोई इंडस्ट्री नहीं है, वो लीव कर सकता है, ऐसे डिस्टर्ब ना करे बीच में। किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, वो आराम से लीव कर सकता है। ओके, तो ये मैं कह रहा था कि ये जो, मैं कह रहा था ये जो आपके एयर कूलर्स होते हैं, इनकी मंथली सर्विसिंग करानी पड़ती है। अब जो है कोविड आ गया था लास्ट ईयर, तो उसकी वजह से लॉकडाउन हो गए। अब जब लॉकडाउन हो गए तो सारे वर्कर्स जो थे, वो जो मंथली सर्विसिंग करते थे, अब वो जो है गांव जाने लगे, मतलब अपना छोड़ के जाने लगे। लॉकडाउन हो गया था, आपको पता ही है क्या स्थिति हुई थी लास्ट ईयर। तो उसकी वजह से क्या हुआ, इसकी सर्विसिंग हो नहीं पाई। इस जो एयर कूलर था, इसकी सर्विसिंग नहीं हो पाई। अब क्या होता है, अगर आप इसकी सर्विसिंग ना करें तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिटेरियोराइट करती जाएगी, मतलब वो खराब होते जाएगी। शुरू में वो थोड़ा कम कूलिंग करेगा, फिर वो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद और कम कूलिंग करने रहेगा। तो अब जैसा कि कूलिंग अगर कम हो जाएगी तो जो वहां का टेम्परेचर होगा वो जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा। लेकिन इस गैस को आपको 20 डिग्री या उससे कम पे रखना होता है।
लेकिन टेम्परेचर तो अब कम हो नहीं रहा है क्योंकि एयर कूलर खराब हो जाएगा, सर्विसिंग हो नहीं रही है इस वजह से। तो इससे क्या होगा, ये जो गैस है, ये वाली गैस, इसका जो है जो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, जो जो कंटेनर में रखा होगा वो कंटेनर पे वो गैस प्रेशर लगाएगी, और प्रेशर जितना ज्यादा लगाएगी उससे वो ये जो कंटेनर ये ब्लास्ट कर जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये गैस एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। और एकदम ऐसा ही हुआ, क्योंकि आपने देखा कि ये जो कूलर्स थे खराब हो गए, कूलर्स खराब हुए, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर बढ़ा, और प्रेशर बढ़ा तो गैस ब्लास्ट हो गई, यानी वो जो कंटेनर था जिस टैंक में रखी गई थी वो कंटेनर ब्लास्ट हो गया। जय स्लाइड नेक्स्ट कर दें। हाँ, तो ये मैंने बता दिया, ड्यू टू कोविड टैंक ऑफ स्टेराइन गैस वाज लेफ्ट अनअटेंडेड एंड एसी कूलिंग, जो आपकी एयर कूलिंग थी, वाज डिस्टर्ब्ड, मतलब वो खराब हो गई। एज स्टेराइन गैस मस्ट बी केप्ट अंडर 20 डिग्री सेल्सियस, और इसकी वजह से गैस लीक हो गया, यानी कि वो जो कंटेनर था वो ब्लास्ट हो गया। अब जो है ब्लास्ट हुआ तो हुआ क्या, सबसे पहले देखते हैं इसके इसके रीजंस क्या थे। तो रीजंस थे एक तो ह्यूमन नेग्लिजेंस, मतलब कि जो कंपनी बंद हुई, यानी कि जो कंपनी एक तरह से क्लोज हुई, सारे लोग जब वर्कर्स चले गए तो वो जो कंपनी के ओनर थे, वहाँ के जो चीफ थे, उनको ये ध्यान रखना चाहिए था कि उनको पता है कि अगर आप जो है ऐसा करेंगे, यानी कि अगर वर्कर्स अभी नहीं रहेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और ऐसी स्थिति हो सकती है, ब्लास्ट कर सकता है। तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए था कि वो सर्विसिंग कराएं या फिर कोई और बंदोबस्त करें, मतलब इसका कुछ और अल्टरनेट ढूंढें। तो एक तो यही रीजन है, और दूसरा रीजन भी यही है, लैक इन सुपरवाइजिंग मैनेजमेंट, यानी कि जो मैनेजमेंट थी वो बहुत खराब थी, यानी कि अनरूटीन वे में सब हो रहा था, मतलब किसी कोई प्लान नहीं था कि कैसे क्या करना है, किस तरह से आपको सब कुछ मैनेज करना है, कुछ था नहीं उनके पास। तो इसकी वजह से ये दिक्कत हुई। अब इसके आफ्टर मैथ, यानी कि जो रिजल्ट आया, यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, इससे हुआ क्या क्या। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये ब्लास्ट हो गया, वहां तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद क्या हुआ, ये जब ब्लास्ट हुआ तो सबसे पहले जो आसपास के घरों में लोग रहते थे, आसपास के जो विलेजेस में लोग रहते थे, उनके घर में ये गैस जो है चली गई, और ये गैस बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैस है। इसकी स्वीट फ्रेग्रेंस होती है, जैसे कि एमोनिया होता है, अगर आपने किसी ने पढ़ा हो तो एमोनिया की भी स्वीट फ्रेग्रेंस होती है। तो जो है, जैसा आपने सुना होगा कि अगर चीनी आप बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो आपके गले में जलन होने लगती है। अगर आपने कभी एक मिठाई होती है सोन पापड़ी, अगर वो एक साथ बहुत ज्यादा खा ली ना तो उससे भी आपके गले में ऐसा जलन जलन होने लगेगी। तो वो कुछ वैसा ही होता है, अगर बहुत ज्यादा इसकी हैवी इनहेलेशन करने लगे इस गैस की, तो ये स्वीट फ्रेग्रेंस की वजह से ये गैस जो आपके नाक के नोस्ट्रल्स होते हैं, एक नोज हेयर्स होते हैं, उन्हें ये जला देगी जलन की वजह से। और उसकी वजह से क्या होगा, आपको कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। कोविड में भी कुछ लंग्स को इन इफेक्ट कर देता है कोविड। और ये क्या करता है, ये जो है कोविड जैसी अलग अलग डिजीजेस के वायरसेस को जाने की जगह दे देता है। तो एक तरह से इसका एक साइड इफेक्ट ये भी है कि अगर किसी किसी ने ये गैस इनहेल कर ली तो उसके नॉस्ट्रल्स बर्न हो जाएंगे, और उससे उसे कोविड होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से फिर आपका जो है ऐसे कई सारे डिजीज, इस ये कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता है, जैसे एड्स होता है, एचआईवी होता है, ये आपको डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता है, ये आपकी इम्यूनिटी को डिक्रीज कर देता है, यानी कि जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसे कम कर देता है। तो इससे क्या होता है, आपको अगर नॉर्मल निमोनिया भी हो गया या फिर कोई नॉर्मल बुखार हो गया तो भी आपको बहुत, मतलब कि जानलेवा हो जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, और इसकी वजह से 11 लोगों की डेथ हो गई, मतलब 11 पीपल ने अपनी लाइफ खो दी। और जो है बहुत सारे लोगों को, मतलब 1000+ नॉन फेटल इंजरीज, मतलब उनकी डेथ तो नहीं हुई लेकिन जैसे उनकी इम्यूनिटी खराब हो गई तो उन्हें कई सारे साइड इफेक्ट्स दिखने लगे, जैसे कलर इल्यूजन, फिर ओवर स्लीपिंग, कंफ्यूजन, हेडेक, ये सब इनको साइड इफेक्ट्स दिखने लगे बहुत दिनों तक।
और जो है फिर इनको मतलब अब इनके साथ दिक्कत क्या होगी, मान लीजिए इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उनमें भी ये डिजीजेस एक साथ इनहेरिट होगी, तो ये एक तरह से बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत है। तो ये हुआ था। और इसके साथ साथ आपका जो है जो बाकी के लोग थे, यानी कि जो आसपास लोग थे, आसपास का बता दिया, जो दूर लोग थे उनके ऊपर भी इफेक्ट किया था। अ, उनके ऊपर थोड़ा कम इफेक्ट हुआ था लेकिन उनके ऊपर भी इफेक्ट हो गया था। एक तो इसका ये था कि जो हम लोगों को भी हुई। दूसरा दूसरा इसका जो है जो कॉन्सिक्वेंस था वो था पॉल्यूशन, या फिर जो है आप कह सकते हैं एयर को जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो बढ़ गए, यानी कि ये जब गैस गई तो ये गैस एयर के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बहुत सारी SO2 NO2s बनाई और उसके साथ ये पॉल्यूशन को ऐड की। यानी इससे क्या होगा, ट्रेन होने लगा। एसिड जब ऊपर जाएगा तो बहुत ज्यादा ये एसिडिक गैस है, तो ये जब ऊपर जाएगी तो एसिड रेन होगा। और एसिड रेन से आपको पता ही है क्या क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा 8th क्लास में कि जो है मार्बल कोरोड हो जाता है, फिर आपके जो पेड़ पौधे हैं उन्हें भी इफेक्ट होता है, येलोइंग हो जाती है कई सारी बिल्डिंग्स की। तो ये सब इसके कॉन्सिक्वेंस थे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा एक सेकंड, 1 मिनट बैक साइड कर दीजिए, एक सेकंड। एक स्लाइड शायद मिस हो गई। हेलो। अच्छा। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि बस एक थोड़ा सा बचा था कि अच्छा आप बताइए कि इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है आपके हिसाब से। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप सब बता सकते हैं कि किसकी गलती है आपके हिसाब से। जी कनिष्का, ह्यूमन कनिष्का। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो कनिष्का, लगता है कुछ माइक हेलो इशू। हेलो आवाज आ रही है हाँ मेरी? हाँ अब आ रही है, आप बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रही थी सबसे पहले चीज ये होती है, अगर आंध्र प्रदेश वगैरह में ज्यादातर गर्मी होती है तो ऐसी फैक्ट्री जिसमें गैसेस होती है उनको इंडिया के ऐसे पार्ट में क्यों नहीं रखा गया जहाँ पे गर्मी कम होती है, जैसे नॉर्थ साइड में। देखिए मैं यही क्वेश्चन का जो एक तरह से मैं वेट कर रहा था। ये क्वेश्चन वैसे मैं सेकंड वाली जो मेरी स्लाइड है वो भी गैस लीक की है, तो मैं उसमें बताने वाला था। तो इसका मेन रीजन है, आप अभी सोचिए मैं उस समय ही बताऊंगा, लेकिन मेन रीजन इसका ये है कि जो है ये हमारी अनएजुकेशननेस है, यानी कि जो हम हमारी इल लिटरेसी है ना उसकी वजह से ही एक होता है। इसका मैं डायरेक्ट लिंक बताऊंगा नेक्स्ट वाली स्लाइड में। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये। और कोई अगर आपको डाउट है तो वो भी पूछ दीजिए, मैं इसको जरूर बताऊंगा, अभी बताऊंगा इसी लेक्चर में, लेकिन जो है थोड़ी देर बाद। हाँ चिरांशी जी आप कुछ कहना चाहेंगी। ये गलती तो ह्यूमन की है, वो उनको टाइम टू टाइम सर्विस करवानी चाहिए थी। उनको सुपरवाइजर्स को मतलब जो लेबर वगैरह को निकालना नहीं चाहिए थे काम से ताकि वो सुपरवाइज कर सके। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मैनेजमेंट की गलती थी, ये उनको टेक केयर करना चाहिए था कि क्या वो कर सकते हैं। जी पारुल जी आप कुछ कहना भैया चाहेंगे। हाँ बोलिए बोलिए। पारुल जी बोलिए, आप बोल। हेलो हेलो हाँ बोलिए बोलिए। भैया, मैं कह रही हूँ कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ह्यूमन की गलती थी और सेकंड चीफ की, जो उस कंपनी का मालिक था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है तो आपको ये विजाक गैस लीक समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, आप इसके बारे में जरूर पढ़िएगा आगे भी जाके।
अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप अपना माइक खोल के पूछ सकते हैं। भैया भैया इस गैस से कुछ बनता है, वो क्या था? हाँ, मैं बता रहा था, जैसे आपने प्रिंटर देखा है, प्रिंटर, होम प्रिंटर्स जो होते हैं, हाँ, तो उसमें जो एक आपकी रिफिल आती है, एक छोटा सा, अगर आप देखेंगे तो इतना साइज का, मेरा वीडियो दिख रहा होगा, इतना साइज का, देखिए, इतना साइज का आपका एक छोटा सा होता है। तो वो एक कैडेक जैसा होता है, उसका मतलब एकदम करेक्ट नेम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो एक कैडेक जैसा होता है, इतना बड़ा। ठीक है, तो वो प्रिंटर में लगता है, इसको रिफिल करना पड़ता है बार बार। ये एक तरह से इंक जैसा होता है, लेकिन इंक नहीं होता। तो इसी को बनाने में ये गैस का मेन रूल यूज होता है। और ये थोड़ा सा फूड इंडस्ट्री में भी यूज होता है, जैसे कि कुछ सैचुरेटेड फूड बनाना है तो उसमें भी यूज होता है। ये आप केमिस्ट्री में जाके अच्छे से पढ़े 12th में। ओके, थैंक यू भैया। ओके, सो और किसी को कोई डाउट? आराध्या, आपने माइक, अरे शायद हैंड रेस किया है। चलिए, लगता है कोई डाउट नहीं है। ओके जय, आप आगे बढ़ सकते थैंक यू आयुष। Then मैं शुभांगी दीदी को इनवाइट करना चाहूँगा, वो आके अपना टॉपिक ले। भैया थैंक यू जय। हेलो पहले भैया। मैं अपना हाँ, आप बोल दी। आप आयुष को कुछ कहना चाहते हैं तो जो भी आयुष को कुछ बताना चाहते हैं उसके स्लाइड के लिए आपके पास 2-3 मिनट्स हैं, आप उसको बता सकते हैं वन बाय वन। आयुष भैया, हाँ, बोलिए बोलिए। भैया आपने एक गैस बताया था कि मतलब उससे हमें कोविड नहीं होएगा, वो गैस क्या है? जी नहीं, मैंने ऐसे कोई गैस नहीं बताई थी कि उससे कोविड नहीं होगा। देखिए, मैं बताता हूँ मैंने क्या बताया था। ये जो गैस है, स्टेराइन गैस, इस गैस को अगर आप इनहेल कर लेते हैं तो क्या होता है, जो आपके नाक में कुछ नोस्ट्रिल्स होते हैं, अगर मैं सादी भाषा में कहूँ तो बाल होते हैं, ठीक है, तो ये गैस को इनहेल करने की वजह से ये नोस्ट्रिल्स जल जाते हैं, मतलब कि खराब हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, कोविड जैसे वायरसेस बोला था, ऐसे वायरसेस आसानी से हमारे नाक के रास्ते से लंग्स में घुस जाते हैं, क्योंकि वहां पे अगर कोई नोस्ट्रिल्स ना हो तो वो रोकेंगे नहीं, वो आपकी एयर को फिल्टर नहीं कर पाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, हमें कोविड होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। बचेंगे नहीं हम, उल्टा ज्यादा एक्सपोज हो जाएंगे कोविड से। तो ऐसी ओके कोई भैया, गैस अभी वो तक नहीं है जिससे ओके, कोविड से बचा जा सके, ठीक है। क्योंकि भैया वो मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था तो मेरे को लगा आपने बोला बच ओके, सकते हैं कोई उससे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो सबने पूछ लिया या फिर जिसको जो बोलना था? दीदी मैंने पूछ लिया, आप कंटिन्यू। तो ये मेरा टॉपिक जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो मैं आपको कुछ बोलना चाहूँगी कि आप रेज हैंड तभी करिएगा जब आपको कुछ बोलना हो, और फिर जब हम लोग यहाँ से आपका नाम लेना तो आप बोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बीच में ना नेटवर्क इशू हो जाता है और हमें लगता है कि या फिर आप बोलना नहीं चाहते हैं या फिर आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ पाती है। और जैसे कि पिछले स्लाइड में जैसे कि बच्चों ने कैसे भी अपने मर्जी से अपने माइक्स ऑन कर दिए थे, आप ऐसे मत करिए और रिलैक्स से रहिए। ये सब इंटरेस्टिंग है, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि क्लाइमेट चेंज में अगर कुछ भी चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं तो वो कैसे हमें इफेक्ट करेगा, और हमारे जीके नॉलेज के लिए भी ये बेटर है। तो मेरा टॉपिक था लोकस्ट इन्फेस्टेशन अटैक। तो आप लोग जानते हैं इस अटैक के बारे में कुछ भी? ये फेमस है बल्कि सबसे ज्यादा। हाँ वैष्णवी बोलो। इसको हिंदी में बोला जाए तो इसको टिड्डों का अटैक हो जाता है। उसमें वो लोग घर के सारे अनाज वगैरह जो भी घर में खाना होता है और फसलों को वो खा जाते हैं, और बहुत ज्यादा तादाद में आते हैं कि जिससे पूरी फसल खराब हो जाती है।
यस, आपने एकदम सही कहा। और कुछ वर्ड जैसे कि इसमें इन्फेस्टेशन, इन्फेस्टेशन ये होता है झुंड, एक समूह, यानी टिड्डों का समूह का अटैक। तो इसमें हम ये जानेंगे कि ये कैसे हुआ, इंडिया में कैसे आया, और कुछ ऐसे क्वेश्चन से हमें कुछ मालूम चलेंगे कि ये अटैक में आखिरकार हुआ क्या था। तो ये सबसे पहले अफ्रीका में हुआ था, लोकस्ट इन्फेस्टेशन अटैक। फिर वो अफ्रीका में होने के बाद वो अरेबियन पेनिनसुला से एंटर हुआ था एशिया में, जहाँ से वो इंडिया में ये ईरान और पाकिस्तान से आया था। इंडिया में ये एंटर कैसे हुआ? एंटर ये राजस्थान, और राजस्थान से ये पूरे हमारे देश में फैला था। राजस्थान के बाद जैसे पाकिस्तान से ऑब्वियसली जो भी पाकिस्तान से आया, मतलब हमारे देश में हमारी बाउंड्री जुड़ी हुई है, पंजाब, राजस्थान, इनके जरिए ये लोकस हमारे देश में प्रवेश हुए थे, जिससे ये लोग फैलते हुए ये पंजाब चला गया। फिर फैलने से ये सारे लोग राजस्थान से मध्य प्रदेश चले गए थे। फिर ऐसा करते करते ये पूरे देश में फैल गए थे। जैसे कि आपको अभी वैष्णवी ने बताया था कि ये कैसे हार्म किया। ऑब्वियसली इसका सबसे पहला साइड इफेक्ट हुआ था फार्मर्स को, क्योंकि आपको पता ही है ना, फार्मर्स जब गेहूँ ये सब अनाज बेचते हैं तभी उनको प्रॉफिट होता है। लेकिन ये लोकस यानी टिड्डे क्या करते थे कि अनाजों को खराब कर देते थे। और आपको पता है कि पंजाब में ही सबसे ज़्यादा मतलब चावल को उगाया जाता है। ज़रूरी चावल ही और भी अनाजों को ही खराब कर देते थे, जिसके वजह से फार्मर्स को बहुत मतलब इकोनॉमी प्रॉब्लम हुई। इकोनॉमी प्रॉब्लम अगर फार्मर्स को हुई है तो इसका इफेक्ट हमारे जीडीपी पे भी पड़ा था देश के, जिससे हमारी इकोनॉमी में वन ऑफ द मेजर इफेक्ट इकोनॉमी भी हमारा बहुत कम भी हुआ था। इसी की वजह से भी कि हमारे इंडिया में फार्मर सेक्टर को मतलब प्राइमरी सेक्टर है, जिसकी वजह से हमें मतलब हमारी इकोनॉमी बेटर रहती है। तो ये हमारे पूरे फार्मर्स को मतलब एकदम खराब कर दिया था, हमारे फार्म्स को, जिससे हमें अनाजों की बहुत दिक्कत हुई थी। और तो नेक्स्ट स्लाइड है। हेलो, हाँ, अब इसमें हम हिस्ट्री जानेंगे। सबसे हिस्ट्री की इंडिया में मतलब पूरे एशिया में ये एंटर कैसे हो गया, इसकी ओरिजिन क्या हुई, कहाँ हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो पिछले 25 साल में इंडिया, सोमालिया एंड एथियोपिया जैसे कंट्रीज में सबसे हार्मफुल इन्फेक्शन था। कैसे लोकस्ट अटैक हो गया देशों में, इसका सब आंसर हम इसी स्लाइड में समझेंगे। लोकस्ट सबसे पहले अफ्रीका में ही का ओरिजिन अफ्रीका में ही हुआ था, और वो लोग ना अफ्रीका में ही फंस जाते, एशिया में एंटर नहीं करते। वो ईरान के थ्रू देन पाकिस्तान के थ्रू इंडिया में ये लोग एशिया में अटैक नहीं करते। लेकिन क्या हुआ कि इंडियन ओशन का एवरेज टेम्परेचर 40 डिग्री तक जाने के कारण लोकस्ट एशिया को अडेप्ट कर पाए। ऐसे टेम्परेचर राइज क्लाइमेट चेंज की वजह से हुए थे। पूरा गर्म हो गया था, जैसे आपको पता चला ना इंडियन ओशन में जैसे 40 डिग्री सेल्सियस जैसे ही गिर गया तो उनको एक पैसेज मिल गया एशिया में आने का। और आप पूछेंगे कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो गया, मतलब जब टेम्परेचर बढ़ा तो हमारा ना क्योंकि लोग जैसे आपको पता चला कि अफ्रीका में ही उनका ओरिजिन था, तो वो गर्म जगह को अडेप्ट कर पाते हैं। और ओशन की वजह से हमारे पूरे एशिया को हो गया गर्म हो गया, तो उसके वजह से लोकस आ गए थे, प्रवेश हो गया, उनको एक स्मॉल पैसेज मिल गया एशिया में एंटर होने का। हाँ, इसका रीजन मेजर रीजन था क्लाइमेट चेंज।
तो क्योंकि लोकस्ट सिर्फ हाई टेम्परेचर में है, इसीलिए लोकस्ट का ओरिजिन अफ्रीका में हुआ था। नेक्स्ट और क्लाइमेट चेंज तो आपको पता ही होगा कि कैसे होता है, क्योंकि हमने बहुत सेशंस ऐसे लिए हैं जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर ही थे। लास्ट सेशन हमारा सी सेक्शन के साथ भी था, क्लाइमेट चेंज का भी, और बी का भी हमने फर्स्ट यही लिया था। एंड देन जय नेक्स्ट स्लाइड। मैंने जैसे बताया राजस्थान एंड गुजरात में इन लोगों ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी, जिसके वजह से न्यूज में पूरा फैल गया था ये। और आपको जैसे पता है कि इंडिया में ऐसे कई सारे स्टेट्स हैं जिनका फेमस वो किसी धान के वजह से होते हैं, अनाज के वजह से, जो सिर्फ उन्हीं स्टेट्स में मिलता है। बिकॉज ऑफ लोकस्ट अटैक की वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था लास्ट ईयर। तो आपको और कोई फैक्ट्स बताने हैं इसके बारे में तो आपने कभी सुना हो न्यूज में अलग से, जो अभी तक मैंने बताया ना हो? हाँ वैष्णवी बोलो। इसमें बहुत लोग कहते हैं कि अगर हम लाउड वॉल्यूम पे म्यूजिक बजाएं तो ये लोग इस हमारे पास नहीं आते, मतलब दूर भागते हैं लाउड म्यूजिक से। यस, और फार्मर्स को जैसे ही पता चला कि लोकस्ट अटैक हुआ है, टिड्डों ने हमला कर दिया, तो उन लोगों ने कुछ मेजर स्टेप्स उठाए, पेस्टिसाइड किया, कुछ केमिकल छिड़के जिनके वजह से ये सब मर जाते हैं, भगाने की कोशिश की इन सबको, ताकि वो उन्हें हार्म ना कर पाए। और कोई मेल्स, अगर कोई और नहीं कुछ बताना चाह रहा तो मैं पूछना चाहूंगी कि जो अटैक है वो ह्यूमन को मतलब कुछ करता है? दीदी कैन यू प्लीज रिपीट? दीदी आपका माइक ऑफ हो गया है। यस दीदी, आपका माइक ऑफ हो गया है। हाँ, सो मैं ये कह रही थी कि जैसे कि हमें भी पता चला कि ये टिड्डे सिर्फ फार्मर्स के फार्म्स को इफेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे क्या ये ह्यूमंस को भी इफेक्ट कर रहे हैं? इससे ह्यूमंस को क्या नुकसान हो रहा है? उनकी फसल खराब करते हैं ये कीड़े। जैसे क्योंकि ये जो लोकस होते हैं वो डायरेक्टली ह्यूमंस को हार्म नहीं करते हैं, बट जो उनकी जो खेतों में जो फसल उगती है लोग वही खाते हैं, उनको हार्म करते हैं। तो एक इनडायरेक्ट वे से ये हमारा खाना खत्म कर रहे हैं, तो वो हमें हार्म होते हैं। यस, ये हमें इनडायरेक्टली हम पर अटैक कर रहे हैं, हमारे फूड को टारगेट कर कर। So thank you and over to you, Jay. थैंक यू दीदी, आपने हमें गाइड किया। देन मैं स्पीड को इनवाइट करना चाहूँगा वो आए और अपना टॉपिक किया। स्पीड। Yes, thank you so much, Jay. So first of all, hello everyone. तो सबको मेरी वॉइस आ रही है और कैमरा शो हो रहा है? यस भैया। Yes, भैया, your voice is clear. ओके, थैंक यू। तो बेसिकली जो मेरा टॉपिक है विच इज इलुरु आउटब्रेक। तो किसी ने कभी पहले इलुरु आउटब्रेक के बारे में सुना? ओके, नो प्रॉब्लम। तो बेसिकली यू कैन से कि इलुरु आउटब्रेक जो था वो हो सकता था दूसरी एक महामारी कोविड के साथ चलती, क्योंकि जो इलुरु आउटब्रेक का फर्स्ट था वो पाया गया था 5 दिसंबर इन 2020 एंड हो सकता था कि वो आगे जाके बढ़े, लेकिन सबसे जो हमारा फायदा इस चीज में हुआ, जो कि सॉल्यूशन था, कि वो वहीं पर दब गई। वो मतलब समझ लो वो जो डिसीज थी वो वहीं रह गई और खत्म हो गई।
तो ये सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये कहाँ पर हुआ था और कैसे हुआ था। बेसिकली ये जो डिसीज थी वो सबसे पहले आंध्र प्रदेश इलूरू में पाई गई थी, तो इसलिए इसका नाम इलूरू आउटब्रेक रखा गया था। ओके, so first of all, yeah, Jay, next slide. Yeah, okay. So basically, as I tell you, in early December 2020, an idiopathic disease broke out in Iluru, as I told you. ठीक, तो बेसिकली इलूरू जो है वो एक जगह है जो सर्दर्न इंडिया स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, और उसका फर्स्ट केस था वो 5 दिसंबर में पाया गया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि इसमें जब वो दिसंबर में पाया था, 5th और 6th में, जब 5th और 6th दिसंबर था, तब किसी ने मतलब ज्यादा नहीं सोचा, किसी ने सोचा कि इट्स अ नॉर्मल डिसीज और समथिंग, तो थोड़ा या तो फ्लू हो गया होगा या कुछ हो गया होगा। बट व्हाट हैपेंस, 7 को मतलब आप कह सकते हो कि जैसा लिखा हुआ है कि इन 2 दिनों में ही 100 से ज्यादा पीपल वर अफेक्टेड बाय दिस डिसीज। तो उधर क्या हुआ कि यू कैन से अ टीम ऑफ साइंटिस्ट, जो एक साइंटिस्ट की टीम थी जो आंध्र से इलूरू में गई थी, और वो क्या कर रहे थे कि वो चेक कर रहे थे कि ये मिस्ट्री इलनेस के पीछे क्या वजह है और ये कैसे हुआ। तो ये जो साइंटिस्ट थे उसमें से एक, यू कैन से एक 9 मेंबर टीम गई थी वहां पर, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन NIN, जो हैदराबाद में गई थी वो टाउन देखने के लिए। वहां पर साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो भी पेशेंट्स थे, जैसे कि कुछ पेशेंट्स के उन्होंने सैंपल कलेक्ट करे, वाटर सैंपल्स, ब्लड सैंपल्स, और जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने ये देखा कि ज्यादातर जो इसका मेन सिम्टम था वो था क्या कि जो आज आपने सुना होगा कि क्रॉप्स को बचाने के लिए जो भी फार्मर्स होते हैं वो पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, तो उन पेस्टिसाइड्स के द्वारा उनकी बॉडी के अंदर एक ब्लड ग्रुप के अंदर वहां पर एक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मेटल पाया जाता है। तो साइंटिस्ट वाज कंफ्यूज कि एक आदमी के ब्लड ग्रुप के अंदर मेटल पीसेस, एंड वहां पर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था JJ बाबू, जो साइंटिस्ट थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के। उन्होंने ये पता लगाया था कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज देयर। थैंक यू। तो एज यू कैन सी यहाँ पर लिखा हुआ है कॉज। तो फर्स्ट कॉज है हमारा पेस्टिसाइड कंटामिनेशन इन वाटर सप्लाई, बेसिकली पेस्टिसाइड इम्प्यूरिटी इन वाटर सप्लाई जो कॉज था। और जो सिम्टम्स थे इस जैसे इलूरू आउटब्रेक के, जैसे कि हेडेक हो जाना, वॉमिटिंग आना, नॉइजिया, डिजीनेस, चक्कर आना एंड अदर सिम्टम्स। और इसका कॉज क्या था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी इसमें पेशेंट था वो सब ज्यादातर इनके जो भी ब्लड ग्रुप थे उनमें सबसे ज्यादा पाया जाता था मेटल सच एज लीड एंड निकल। तो ये 2 चीजें सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप में पाया जाती थी लोगों के, जो साइंटिस्ट बहुत कंफ्यूज थे। एंड हाँ, और इसके जो टोटल केसेस थे वो अराउंड 800 केस, इसमें से ज्यादातर जो 600 केसेस थे, 600 केसेस वर हॉस्पिटलाइज्ड एंड इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि सिर्फ एक बंदे की मौत हुई थी, वो इसलिए हुई थी क्योंकि उस समय जो उनके पास उनको ये पता नहीं था कि ये बात है क्या। लेकिन जब साइंटिस्ट ने पता लगाया, एंटीडोट का ट्राई किया, बट तब तक उनकी एक डेथ हुई थी, बाकी बाकी सब अपने आप ठीक हो गए थे। चलो अच्छे, सारे ठीक हो गए। एंड या ये पूरा इलूरू का सिम्टम। एंड मेन प्रॉब्लम क्या थी कि अभी भी ये एक यू कैन से एक न्यूज है जो आ चुकी है पे कि जो साइंटिस्ट है वो अभी भी इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि वो पता लगा सके कि बाई चांस अगर ये बीमारी या ये नहीं, ऐसी कोई और बीमारी अगर आती है तो उसका एंटीडोट वगैरह हमारे पास पहले ही प्रिपेयर है। क्योंकि एज यू नो COVID-19 जो भी बहुत ज्यादा चल रहा है उसकी भी वैक्सीनेशन आ चुकी है, उसमें भी कितना टाइम लगा है। तो दे आर प्रिपेयरिंग यू कैन से वैक्सीनेशन फॉर दिस टाइप ऑफ डिसीजेस एट फर्स्ट, ताकि डिसीज के समय ज्यादा फैले। तो या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो दे कैन आस्क। मेरा तो छोटा टॉपिक था, बट ये आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि इस टॉपिक के बारे में पढ़ना जरूर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंड या किसी को कोई डाउट है, एनीबडी हैव एनी डाउट रिगार्डिंग इट? Okay, no problem. So that's all from my side. Peace out from my yeah, Jay, over to you. Thank you, Steve. Then I again request Ayush Mishra to continue with your topic. Ayush Mishra. थैंक यू जय। ओ
ओके, सो एक और गैस लीक, ये है बागजन गैस लीक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये क्या था। 1 मिनट, आप नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। आपको इसमें मेन 4 चीजें जाननी है। सबसे पहले ये कहाँ हुआ था, तो ये आसाम में एक छोटा सा गांव है, तिनसुकिया, असम, यहाँ पे हुआ था। ये इसकी जगह है। दूसरी चीज, ये कब हुआ था, तो ये 27 में 2020 को हुआ था। ठीक है, 2 चीज ये हो गई। तीसरी चीज कि ये जो है मतलब किस कंपनी में हुआ था, और किस कंपनी में हुआ था। कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड, बागजन ऑयल फील्ड, असम की ये कंपनी है। ठीक है, तो ये 3 चीज। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ये किस गैस का हुआ था, तो आपने पढ़ा होगा नेचुरल गैस एक होती है, जब आप पेट्रोलियम में से पेट्रोल और डीजल को अलग करते हैं तो एक गैस निकलती है, इसे कहते हैं नेचुरल गैस। तो इस गैस का लीक हुआ था। इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम समझते हैं कि ये गैस लीक कैसे हुआ। ठीक है, तो होता क्या है, असम में वेल्स खोदी गई हैं। ठीक है, मतलब ये कंपनी जो है, जो गैस को आप निकालते हैं पेट्रोलियम में से, जब पेट्रोल और डीजल को अलग करते हैं तो सबसे पहले ये निकलता तो जमीन से ही है ना। पेट्रोलियम आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे एसएसटी में मेथड्स होते हैं जिसकी वजह से नीचे से, जमीन के नीचे से पेट्रोलियम निकलता है। फिर वो पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है, उससे पेट्रोल और डीजल अलग करते हैं, फिर नेचुरल गैस निकलती है। ठीक है, तो होता क्या है, वेल्स के थ्रू ये निकाला जाता है। ठीक है, तो जब आप निकालते हैं, इस गैस को निकालते हैं, तो बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है, प्रेशर डेवलप होता है। क्यों डेवलप होता है, अब जैसे कि आप मान लीजिए गैस निकाल रहे हैं, आप बलून देखें, बलून बलून में जब आप गैस भरते हैं तो वो फूलता है। अच्छा, किसी को पता है क्यों फूलता है? चलिए मैं ही बता देता हूँ कि मतलब आप हवा भरेंगे तो फूलेगा ही, लेकिन क्यों फूलता है, तो असल में इसका रीजन ये होता है कि जो आपकी गैस होती है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। जैसे ही ज्यादा गैस आ जाती है तो वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती है, तो वो प्रेशर हवा की वजह से मेन नहीं फूलता, जो हवा प्रेशर लगा रही होती है बलून की वॉल्स पे, उसकी वजह से बलून फूलता है। एकदम उसी तरह से जब आप गैस निकालते हैं तो एक कंटेनर में निकालते हैं। एक ऐसा, मतलब हवा में ऐसे निकाल देंगे तो हवा में चला जाएगा, तो वैसा नहीं हो सकता, लेकिन वो एक कंटेनर में निकाला जाता है। ठीक है, एक ऐसा मटके जैसा कंटेनर होता है, बहुत बड़ा सा, तो वो वेल के ऊपर रखते हैं, फिर उसे निकालते हैं और वहीं पे उसकी रिफाइनिंग करते हैं। पेट्रोलियम से पेट्रोल डीजल अलग, नेचुरल गैस ऊपर इस मटके जैसे कंटेनर में आ जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इस कंटेनर में एक प्रेशर आ जाता है, मतलब कि प्रेशर जनरेट होता है। जैसे गैस अंदर जाती है इस कंटेनर के, तो यहाँ प्रेशर जनरेट होता है। तो अब होता क्या है, इससे, अच्छा इससे कोई लॉकडाउन का इससे रिलेशन नहीं है कोई भी। होता क्या है कि आप जब गैस निकालते हैं तो प्रेशर जनरेट हो रहा है। अब एक लिमिट सेट की गई है कि आप एक दिन में इतना इतना जो है गैस नहीं निकाल सकते। यानी कि जैसे आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे, कॉज ऑफ इंसिडेंट में लिखा हुआ है कि लिमिट इज 2700 पी। तो ये प्रेशर की यूनिट है एक तरह से, PSI होता है, PI लिखा है यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये यूनिट होती है 2700, ये इसकी लिमिट है। यानी कि आप इतना ही गैस निकाल सकते हैं जिससे 2700 प्रेशर जनरेट हो। इससे अगर ज्यादा प्रेशर जनरेट हो रहा है, यानी अगर आप ज्यादा गैस निकाल रहे हैं तो ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा। तो अगर ज्यादा प्रेशर जनरेट हो रहा है तो वो गलत है, यानी कि उससे कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। और एकदम ऐसा ही हुआ, एक इंसिडेंट हो भी गया। तो होता क्यों है, अच्छा अब ज्यादा गैस क्यों निकाली जा रही है? करप्शन की वजह से। अगर आप ज्यादा गैस निकालेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। तो अब कुछ लोग क्या है कि वो सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा गैस निकालेंगे तो हमें पैसा मिलेगा ज्यादा, तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं कि सारी लिमिट्स भूल जाते हैं और करप्ट हो जाते हैं। मतलब कि पैसा, कोई प्राइवेट इंडस्ट्री को वो निकालेंगे अगर इतना गैस, तो बताएंगे इतना से निकाले, यानी अगर 1 लीटर निकाल रहे हैं तो बताएंगे हमने आधा लीटर निकाला, आधा लीटर सरकार को देंगे, आधा लीटर बेच देंगे। तो ये होता है करप्शन। ठीक है, तो इसी को करने के लिए प्रेशर अब ज्यादा आ जाता है, क्योंकि अब सरकार तो कहेगी ना कि आपने इतना किया, तो प्रेशर ज्यादा क्यों आ रहा है। तो इसको छुपाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, हेलो अ, भैया। हाँ बोलिए, कोई बोलना चाह रहा है कुछ? पारुल।
आपको कुछ पूछना है किसी को भी? ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ। तो होता क्या है, हाँ मैं क्या कह रहा था कि जब गैस निकालते हैं तो प्रेशर निकलता है, ठीक है। तो अब ज्यादा गैस निकालेंगे तो ज्यादा प्रेशर होगा, और ज्यादा गैस क्यों निकालते हैं? करप्शन, क्योंकि कुछ लोग करप्ट हो चुके हैं इंडस्ट्री में। तो इसी से क्या हुआ कि उस दिन बहुत ज्यादा गैस निकल गई, यानी बहुत ज्यादा, मतलब 80 किलोमीटर क्यूब, मीटर क्यूब है ये, किलोमीटर क्यूब नहीं, 80 मीटर क्यूब होता है एक यूनिट में, ठीक है। तो जो है ये बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा गैस निकल गई। इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट हुआ, और उस दिन इतना ज्यादा प्रेशर जनरेट हुआ कि जो वो आपका मटका जैसा कंटेनर था ना, वो ब्लास्ट कर गया। अब वो ब्लास्ट कर गया तो सारी गैस हवा में फैल गई, इधर उधर फैल गई। एक बार नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। तब तक मैं बताता हूँ कि वो जैसे ये कंटेनर ब्लास्ट हुआ, सारी गैस पूरे एनवायरनमेंट में फैल गई। तो इससे क्या हुआ, आसपास के लोगों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई, क्योंकि कोई अच्छी चीज तो है नहीं कि आप सूंघेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, नहीं, ये बहुत जानलेवा गैस है। थोड़ी मोड़ी सूंघने से चलता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हैवी इनहेलेशन हो गया तो इससे डेथ भी हो सकती है, और ऐसा ही बिल्कुल हुआ। 3 लोगों की डेथ हो गई इस हैवी इनहेलेशन की वजह से, इस गैस के, ठीक है। ये 3 लोगों की डेथ हो गई, प्लस एक प्रेग्नेंट एलिफेंट की डेथ हो गई। मतलब उन्होंने वहां पे, जैसे आसाम में आपने देखा होगा कि कई सारे जूज हैं, कई सारे जो है सेंचुरीज हैं, तो वहां पे कई सारे एनिमल्स हैं। तो वो एनिमल्स के पास भी चली गई ये गैस, और उनने भी इनहेलेशन कर ली। अब उन्हें तो पता नहीं है कौन सी गैस है, तो उनने भी कर ली। अब उनने भी कर ली, एक एलिफेंट की डेथ हो गई। फिर वहां पे फिशेस भी होंगी, तो वहां पे भी बहुत सारी, मतलब फिशेस की भी डेथ हो गई। फिर हुआ क्या, तो ये जब प्रेशर बहुत ज्यादा जनरेट हुआ, हमने हमने समझा कि ये मटका जो था, मटका जैसा कंटेनर, ये फट गया। अब फटेगा तो आग लग गई, आग लगेगी। कभी भी आप देखेंगे, क्योंकि ये गैस जो है, जैसे ही आप माचिस लगाएंगे, आप पेट्रोल में माचिस लगाते हैं तो आग लग जाती है, उसी तरह इस गैस में भी अगर आप माचिस भी लगा देंगे तो आग लग जाती है। इस वजह से क्या हुआ, वहां पे जैसे ही ये कंटेनर ब्लास्ट हुआ, वहां पे एक आग लग गई। अब ये आग जैसे ही लगी तो ये वेल के अंदर लग गई। अब वेल के अंदर लगी तो उस वेल से अब आप ना कुछ पेट्रोलियम निकाल सकते हैं, ना उसको बुझा सकते हैं, क्योंकि अब कितना पानी डालेंगे अब भी कैसे बुझाएंगे, नहीं बुझा सकते। तो इस गैस को बुझ ये खुद से ही बुझेगी तो ही बुझ पाएगी। अभी हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं आई थी कि हम इसे बुझा सकें। तो इस गैस 158 डेज तक ये आग लग ही रही, मतलब कि इसको बुझाने का कोई टेक्नोलॉजी है नहीं। और आप अगर क्या कर सकते हैं, कुछ ज्यादा से ज्यादा आप उसे ढक सकते हैं, और ढकेंगे तो पता चले और कुछ ब्लास्ट हो जाए, तो इसीलिए वो अब हम कुछ नहीं कर सकते थे। अब देखिए, जब कोई चीज जलती है, जब आप लकड़ी जलाते हैं तो कुछ धुआं निकलता है ना, धुआं, धुआं जो है ऊपर जाता है, और एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है। हाँ, आपको कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है। तो जो है ये धुआं जब जाता है एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है, तो इससे पॉल्यूशन निकलता है। उसी तरह जैसे ये गैस जलती है तो भी कुछ स्मोक निकलता होगा, स्मोक भी जाके एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है। इससे क्या होता है, वही सब बीमारियां मतलब कि सबको फैलेंगे। फिर एसिड रेन होगा, मतलब ये सब तो मैंने बता दिया था लास्ट टाइम में। जय नेक्स्ट स्लाइड करें, मतलब कि वहां का एक तरह से पोल्यूशन लेवल बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करें जय। हेलो। Ayush, I think Jay को कुछ So प्रॉब्लम Ayush, हो so गया है। there is some issue with the lecture by Jay. So next slide अगर ओपन अपने लैपटॉप पे ऑन कर सकते हो, so that's good. अच्छा, एक सेकंड। मैं प्रेजेंट कर दूं क्या? As you wish, जैसा ठीक लगे। मेरी स्क्रीन दिख रही है?
यस भैया आपकी स्क्रीन दिख रही है। तो शायद ये जय की स्क्रीन है। यस भैया, जय भैया की है। जय, आप मुझे सुन सकते हैं? शायद कुछ इशू है उनके साथ। प्रेजेंट स्क्रीन पे अगर जय आप मुझे सुन सकते हैं तो काइंडली स्क्रीन को वो थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, बहुत आगे हो गई। जय को आपकी वॉइस सुनाई नहीं दे रही है आयुष। आपसे स्क्रीन प्रेजेंट होगा क्या अभी? तो आप कर दो क्योंकि वो मीट से आउट हो चुका है, उसकी पता नहीं कैसे स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है। अच्छा, तो 2 मिनट बस, 1 सेकंड, बस 1 सेकंड। हाँ हाँ मैं अभी आराम से। स्क्रीन प्रेजेंट। तो स्टूडेंट्स, आप सबको मज़ा आ रहा है क्या? एक्चुअली मज़ा तो नहीं आना चाहिए ये सब सुन के, बट इंफॉर्मेटिव होगा शायद। नॉलेज गेन तो हो रही होगी, एक्स्ट्रा नॉलेज गेन तो हो रही होगी। अगर आपको कुछ नहीं पता होगा हमने बता दिया। इंफॉर्मेटिव तो है आज का सेशन। बस मैंने हो गया आज। क्या आपकी आवाज? मेरी स्क्रीन दिख रही है? हेलो, मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सबको भैया आयुष आपकी जी की स्क्रीन screen- विजिबल है। यस भैया। ओके, वेट। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस 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 भैया। मेरी वीडियो नहीं दिख रही होगी? नो भैया। ठीक है, तो हाँ, हम क्या कह रहे थे? चलिए कोई बात नहीं, बिना वीडियो के आज समझ लीजिए। तो मैं कहा था, हाँ, कि कौन से कॉन्सिक्वेंसेस थे वो आपने समझ लिए होंगे कि इससे पोल्यूशन हो गया, एसिड रेन हो गई, लेकिन इसका जो मेन कॉज था वो क्या था? तो कोई बताना चाहेगा? आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है वैसे तो, किसी को बताना है? हेलो, चलिए अच्छा, बस मेरी आवाज आ रही है ना? आप हाँ बोल दीजिए हाँ अगर सर भैया आयुष आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं ही बता देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, लैक ऑफ मैनुअल ऑब्जर्वेशंस, determined negligence by the authority, lack of skilled labor force and disaster response team। तो इन सब का एक ही मतलब है, lack of human importance, या फिर एक तरह से ह्यूमन नेग्लिजेंस। एक ये मेन रीजन है। मेन रीजन क्या है कि जो ये करप्शन जो आपका किया गया था, वो मेन रीजन है। कि मतलब कि आप सरकार को बोल रहे हैं कि आप आधा लीटर निकाले हैं, लेकिन आप निकाल 1 लीटर रहे हैं, ये गलत हुआ। ये मेन दिक्कत है, तो इसी को रोकना था। आप इसको समझे होंगे बागजन को। मैं एक चीज बताना चाहूंगा। एक कनिष्का ने शायद से एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट टाइम कि आंध्र प्रदेश में जब बहुत गर्मी होती है तो वहां पे इतने प्लांट्स क्यों लगाए जाते हैं, और अगेन ये करप्शन यहाँ पे क्यों होता है? यहाँ इसका पता है, उसमें एक गड़बड़ और ये थी कि वहां पे जो प्रॉपर सेंसर्स थे वो नहीं हुए थे, कि अगर वो गैस लीक हो रही है, अगर आपके प्रॉपर सेंसर्स लगे होते तो
तो हमें पता चल जाता, और जल्दी अगर पता चल जाता है कोई चीज तो हमें फायदा होता, और लेकिन वो ऐसा नहीं हो पा रहा था। हमें जो सेंसर लगे नहीं थे तो हम जो हमें पता ही नहीं चला था। तो इसका पता है क्यों यहाँ पे लगाई जाती है? मैंने कहा था इलिटरेसी इसका रीजन है। इसका रीजन इलिटरेसी ही है। क्या होता है कि अगर आप कोई फैक्ट्री विदेश में लगाएं, यानी कि आउट ऑफ इंडिया, मैं यूरोपियन कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, अगर वहां आप लगाएंगे तो आपको बहुत महंगा एक तो कॉस्ट चार्ज लगेगा, फिर लेबर एक तो वहाँ बहुत महंगा रहेगा, क्योंकि क्या है वहाँ पे लेबर बहुत ज्यादा, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको अगर काम नहीं मिलेगा, ऐसा वाली स्थिति नहीं है। जैसे इंडिया में क्या होता है, अगर आपको 2 लोग हैं और एक लोग को कंपनी ने लिया कि हम आपको एक दिन का 100 रुपए देंगे, तो दूसरा क्या करेगा, वो बोलेगा नहीं नहीं मुझे ले लो, मुझे 90 रुपए देना। तो अब कंपनी तो अपना फायदा ही देखेगी। तो ऐसा वहां आउट ऑफ इंडिया में नहीं होता है, यही होता है ये। तो इसका जो है, एक सेकेंड, हाँ हाँ, तो ऐसा इंडिया में ही होता है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे लोगों को पास काम नहीं है। तो एक तो इलिटरेसी यही है कि कंपनी आती है यहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगा देती है, ना उसने प्रॉपर कोई जो है फैसिलिटीज दी, ना कोई सेंसर्स लगाए, ना कुछ किया, और करप्शन भी यहाँ पे इतना हो रहा है। इसका मेन रीजन यही है कि हम इतना इलिटरेटली इसको लेते हैं, यानी कि अगर हम कोई एक्शन नहीं लेते। लॉज भी बने हैं, गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हैं। अब ये लॉज किसने बनाया कि 2700 प्रेशर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये लॉज तो बने हैं ना, लेकिन क्या ये लॉ इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, लागू हो रहे हैं? नहीं हो रहे। स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन नहीं है लॉज का। तो यही रीजन है। ये रीजन इसलिए है क्योंकि अब जैसे आंध्र प्रदेश में वहाँ इतनी गर्मी है, वहां पे ये प्लांट्स क्यों लगाते हैं? ये प्लांट्स वहाँ इसलिए लगाते हैं क्योंकि वहां पे लेबर सस्ता दे देते हैं। हम लोग समझते हैं नहीं नहीं लगा दो, आप जो है हमें 10 रुपए देना, हम उसमें काम कर लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को लगता है कि उन्हें बस काम मिल जाए तो उनकी जो है सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। असल में क्या होता है कि अगर आपको काम मिल रहा है कि नहीं, आपकी फैमिली और आपकी लाइफ तो सिक्योर होनी चाहिए ना। आपको प्रॉपर फैसिलिटीज, अगर आप यहाँ पे लेबरिंग कर रहे हैं, और अगर आप मान लीजिए अमेरिका में लेबरिंग करते हैं, वहां पे भी बिल्डिंग्स तो बनती ही हैं, तो वहां के आप लेबर नहीं होते होंगे? लेबर वहां भी होते हैं, लेकिन वहां पे लेबर को पता है कितनी, मतलब कि लेबर भी एक रेपुटेबल जॉब है, वहां पे रेपुटेटेड जॉब है, एक तरह से आप कह सकते हैं। दिस इज द मेन रीजन कि छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स। अगर मैं सिली मिस्टेक्स का और एक एग्जांपल दूं तो ओडिशा में कुछ महीना पहले ये हुआ कि महुआ फ्लावर एक होता है जो कि वहाँ के किसी लोकल ड्रिंक में यूज होता है। उसके लिए कुछ लोगों ने रास्ते के पत्ते, ड्राई लीव्स को जलाया, एंड वो जल के पूरे जंगल जल गया और वो पूरी जंगल खत्म हो गया। तो इसके पीछे यही रीजन है, सिली मिस्टेक्स या फिर ग्लोबल वार्मिंग। आयुष, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ कमिंग टू द कॉन्सिक्वेंसेस कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। सबसे पहले कॉन्सिक्वेंसेस के पहले मैं बोलना चाहूंगी कि फॉरेस्ट फायर एक कंसर्न क्यों है। इसके पीछे क्या होता है, फॉरेस्ट में अगर आग लग जाए, अरे वाह आग लग गई, कुछ नहीं छोड़ो, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द सीन, राइट। तो इसके पीछे एक इतना बुरा इफेक्ट है। फर्स्ट इज कार्बन एमिशन which of course contributes to greenhouse and then global warming ahead। जो जब कोई चीज जल रही है, सोचो पत्ते जल रहे हैं, लकड़ियां जल रही हैं, ग्रास जल रहे हैं, तो उससे बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन होता है। सेकेंड इज लाइवलीहुड लॉस। आप सब जानते हो कि जंगल में भी कई तरह के हम क्या बोलते हैं, जॉब हो सकते हैं। जैसे किसी कोई वुड काटता है, कोई अपने पत्तों से जैसे बास्केट बनाने का भी बहुत जॉब, 7 सिस्टर्स असम मेघालय में ये चीज बहुत होती है कि पत्तों से हम बास्केट बना रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। तो अगर वो सब जल के राख हो जाएगा तो फिर वो क्या पॉसिबल होगा? ऑफ कोर्स नहीं होगा। और सबसे बड़ा रीजन, अगर जंगल जल रहे हैं तो क्या इल इफेक्ट होता है, कोई मुझे बताना चाहेगा? एक सबसे बड़ा इफेक्ट जो मैंने अभी भी मिस किया बोलना, एनीवन, कि जंगल Pollution एयर पॉल्यूशन। Yeah, that is carbon emission. You are very correct. Air pollution is one thing. Any more? जंगल जलने से और क्या इफेक्ट्स हमें हो सकते हैं, इल इफेक्ट्स?
वो फॉरेस्ट many wildlife will be homeless. Many animals will not find a home, and we will not get any benefits from the trees that we get usually. Yeah. वाइल्ड लाइफ इज वन ऑफ द, मेरा सेकंड पॉइंट ही विद वाइल्ड लाइफ था कि वाइल्ड लाइफ भी उसके साथ जल के राख हो जाएगी, या फिर वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा शहर की तरफ या फिर पीपल लिविंग साइट्स की तरफ वो मूव करने लगेंगे। एंड थर्ड इज सॉइल डिग्रेडेशन। अगर आप लोगों ने स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा हो तो आपको पता है कि जो जगह जल जाती है उस जगह में फिर से एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। तो मतलब सोचो कि ये जो 70 हेक्टेयर्स या आगे जाके 200 हेक्टेयर 500 हेक्टेयर ये इनफर्टाइल बन जाती है, ये बंजर जमीन बन जाती है, ना इसमें कभी हम पेड़ उगा पाएंगे ना ये एग्रीकल्चर के लिए यूज होगा, तो ये पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और ऐसे आज तक 1000-2000 जंगल जल चुके हैं और हमें इसका अभी तक रियलाइजेशन नहीं है। इंडियन मीडिया को बोल रहे या फिर सोशल मीडिया में मुझे इसका कवर नहीं दिखता है। तो नाउ कमिंग टू द कॉन्सिक्वेंसेस, फर्स्ट इज हाई पॉल्यूशन रेट दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, सेकंड इज हेल्थ इश्यूज। वहाँ पे मैं इसी हमारे आज के डिस्कशन के लिए मैंने बहुत सारे रिसर्च पढ़े थे एक्सपर्ट्स के, तो मुझे पता चला कि वहाँ पे लोगों को साइकोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं। अगर आप एक चीज सोचो, आप घर पे बैठे और आपको सामने कोई चीज जलती हुई दिख रही है तो आपको तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वो जलना खत्म नहीं हो जाए। वैसे ही आपके सामने पूरा एक जंगल जल रहा है तो आप कैसे शांति से रह पाओगे। सबसे पहले तो गर्मी, टेम्परेचर राइज उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा इस साल देखा गया 2020 में। टेम्परेचर राइज एक बहुत मेन फैक्टर बोला जा रहा है जो उत्तराखंड में ग्लोबल वार्मिंग की तरफ इंडिकेट करता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज है, तो क्लाइमेट चेंज हम यहाँ पे बोल सकते हैं। उसके बाद उसके साथ ही जब कोई चीज़ जल रही है तो आपके लिए वहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं है, बट लोगों की मजबूरी है कि वहाँ पे उन्हें रहना पड़ रहा है, तो साइकोलॉजी। उसके बाद कई सारे इश्यूज, जैसे इसमें भी गैस एमिशन हो रहा है, तो जैसे आयुष ने में जो इश्यूज बताए, कंफ्यूजन बोल लो, हेडेक बोल लो, लंग्स की डिजीज बोल लो, तरह तरीके के स्किन कैंसर या फिर लंग कैंसर, ये सब बहुत कॉमन हो जाता है इन लोगों में, जो आगे जाकर अभी नहीं पता चलेगा, आगे जाके 3-4 साल बाद लोगों में दिखेगा। सो नाउ मैं लास्ट में बोलना चाहूंगी कि हम इसको कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं। फॉर कंट्रोलिंग इट, सबसे पहले तो मैंने जब ये सब पढ़ा, मेरा पहला क्वेश्चन था कि जब ये इतना ज़्यादा घातक है तो गवर्नमेंट कुछ नहीं क्यों नहीं कर रही। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट नहीं कर रही, गवर्नमेंट कर रही है, बट ये चीज़ ही ऐसी है जो आउट ऑफ हैंड्स है। एक बार को घर में आग लगी उसे बुझाया जा सकता है, बट अगर फॉरेस्ट में ऐसी भीषण आग लग जाए तो उसे बुझाया नहीं जा सकता। इसलिए तो हम उसे रोक नहीं सकते जलने से, बट हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि जलने शुरू होने के पहले हम उसे कैसे रोके। तो सबसे पहले इमरजेंसी डिप्लॉयमेंट, जैसे ही एक पेड़ में आग लगे सबसे पहले वो पेड़ को जाकर तो इमरजेंसी में आपको उसे बुझा देना है। सेकेंड है सर्वेलेंस। सर्वेलेंस मतलब अगर कहीं भी आग लगी तो फटाफट जो इमरजेंसी है वहां पे जाएगी। तो मतलब एक ऐसा एक सिस्टम जहाँ पे हम ये से रख सके, हम देख सके कि कुछ जल तो नहीं रहा है या फिर कहीं ना कहीं ऐसा कुछ स्टार्ट तो नहीं हुआ। एंड देन इक्विपमेंट, जैसे इंडिया में एक चीज है कि इक्विपमेंट की बहुत कमी है ऐसे इमरजेंसी इश्यूज में, तो हम इतने बड़े पैमाने में आग को कैसे रोक सकते हैं, इसके लिए भी हमें इक्विपमेंट। तो मेरा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की रिसर्च यहाँ से शुरू हो। जरूर इस चीज पे और ज्यादा आप सोचिए। अगर आपको कुछ भी रिमार्क देना है इसके ऊपर, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग अभी पूछ लीजिए। इज देयर एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? Not any? Okay. So here I conclude my topic, that is was of Uttarakhand forest fire. So जय ने ज्वाइन किया क्या अभी उसका टॉपिक? दीदी उनका जो जय शुक्ला भैया, उनका बार बार शो कर रहा है कि वो लॉबी रूम में है लेकिन वो ज्वाइन नहीं हो रहे। या हम ट्राई कर रहे हैं कि उन्हें हम एडमिट करें, बट वो एडमिट नहीं हो पा रहे हैं। दीदी मैं उनको बार बार एडमिट कर रही हूँ लेकिन वो एडमिट ही नहीं हो रहे। हेलो। ओह यस, जय आ गया। जय, आर यू एबल टू हियर अस? या बिल्कुल, फाइनली बहुत मुश्किल से जुड़ा हूँ। हाँ ठीक है, तो अभी आप मैंने अभी अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया। नाउ यू कैन कंटिन्यू विद योर टॉपिक। कोई प्रेजेंट कर रहा है? हाँ, आयुष कर रहा है।
ओके, तो मेरा टॉपिक था पंजाब अल्कोहल पॉइजनिंग। जैसा कि आप सबको पता होगा, 2020 में अगस्त में पंजाब में काफ़ी सारी मौतें हुई थी। तो किस लिए? अल्कोहल में कुछ नशीले पदार्थ ज़्यादा थे, या ऐसा कह सकते हैं पॉइजन था उसमें। कौन कर रहा है प्रेजेंट? आयुष। आयुष, नेक्स्ट स्लाइड। Incident था in late July and early August 2020. At least 100 people died after drinking illegally made toxic alcohol in Punjab. 2020 में पंजाब के अंदर अवैध, मतलब वैध तरीके से जो शराबें नहीं बनती उन्हें कहते हैं अवैध तरीके से, वहाँ पे वो शराबें बन रही थी जिसमें कुछ टॉक्सिक मिला हुआ था, जिससे 100 लोगों की मौतें गई थी। आयुष नेक्स्ट। Consequences and effects. Reason इसका मेन था, the initial investigation revealed that the liquor contained methanol. A Ludhiana-based point store owner, allegedly responsible for the toxic liquid, that revealed that he supplied the 3 drums of methanol, which were used to make the illegal methanol-based alcohol. आप में से किसी को methanol पता है? मेथनॉल की जानकारी किसी को है? आप में से नहीं पता किसी को? तो वो भी एक टाइप का शायद अल्कोहल है। Okay, anyone else? Methanol is essentially a toxic industrial standard alcohol which is added to increase the potency of liquid. Okay. Then इसके कारण नतीजा क्या रहा इसका? Consequences. Hundred of rates were used. आई थिंक इसके नेटवर्क में इश्यूज आ गए। एक सेकंड जय, मैं प्रेजेंट कर देती हूँ फिर। मैंने कर दिया है, हो रही है प्रेजेंट? अच्छा कर दिया तुम? हाँ हाँ हो रही है प्रेजेंट। ओके बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रही है किसी के माइक से। वो जय भैया के माइक से ही आ रही है। आ जाएगी, थोड़ा सुन लो। 100 of raids were conducted in the 3 affected districts, Amritsar, Gurdaspur and Taran Taran, along with several other places in and around the Rajpura and Sambhu border in Punjab. 40 people were arrested in relation to the incident. 7 SS officials, 6 policemen were also suspended over the incident. तो जब ये हो गया था, इसके बाद जो इस समय रूलिंग पार्टी है वहाँ पे कांग्रेस की, उनके चीफ मिनिस्टर कैप्टन साहब ने एक गठित कह सकते हैं एक कमेटी बिठाई, जिसमें उन्होंने पंजाब के जो कह सकते हैं लिक्विड डिपार्टमेंट के 6 लोगों को सस्पेंड किया, 7 सॉरी, और 6 पुलिस वाले थे जिसमें। Effect. On 30 July 2020, Punjab's Chief Minister Amrinder Singh gave an inquiry order into the deaths, stating that anyone found guilty will not be spared. The Punjab government also announced a 2 lakh company for each of the family of the. जब उन्होंने कमेटी बना दी, उसके बाद उन्होंने ऑर्डर किया कि उसकी निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए कि किस कारणों से वो हुआ था। देन एक मिनट या जब उन्होंने बना दी तो उन्होंने जिन परिवारों में डेथ हुई थी उनको 2 लाख रुपए देने का वो दिया था। बट बात ये थी कि जाने तो गए, लेकिन लोगों ने वहाँ पे राजनीति भी खूब खेली उस समय। राजनीति कैसी थी इस बारे में हम जानेंगे। एक सेकंड बस। राजनीति में आपको ध्यान होगा, कांग्रेस की गवर्नमेंट से पहले बीजेपी की थी।
बीजेपी से सुखबीर बादल ने कहा था, उन्होंने डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया अपना कि वो निष्पक्ष तरीके से जांच करें। लेकिन जो इस समय हमारे विपक्ष में बैठी हुई आम आदमी पार्टी है, पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, दिल्ली के मालिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने साफ कहा कि आप निष्पक्ष तरीके से जांच करें, लोगों की जान क्यों जा रही है इस बात की भी जांच करें। रिस्पॉन्स हमारे कैप्टन साहब का ये था कि लोगों की जान तो जा रही है, ये पहली बार नहीं है, बीजेपी के काल में भी ये जा रही है। मुद्दा यहाँ से तब उठा, क्या किसी स्टेट के मुख्यमंत्री को ये कहना शोभा देता है कि जाने अभी तो जा रही हैं, उनके शासन में भी जा रही हैं, और तब कोई एफआईआर नहीं लिखी गई। मेरा इस मामले में मानना था कि उनको ऐसे स्टेटमेंट ना देके कैप्टन साहब को एक संयम के साथ काम लेना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं लिया। वो डायरेक्ट हमला करते रहे। उस समय उनकी जान गई, मैं ख्याल उस समय उनकी जानें कीमती नहीं थी, उस समय उनको अपनी सत्ता जरूरी थी। इसी के साथ मैं खत्म करूंगा। आयुष, ओके, सो जय ने भी फिनिश कर लिया। तो कैसा लगा आज का सेशन? आज हमारे 7 मेन मेरा टॉपिक। क्वेश्चन रहेगा, जो पंजाब में हुआ वो सही था? अच्छा, एनीवन? Anyone can raise hand or you can turn on your mic and say. कोई भी डिस्कस कर सकता है इस बारे में। Yeah, I think एक बार आप अपना क्वेश्चन रिपीट करो ताकि हो जाए। पंजाब में जो हुआ, वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री कैप्टन साहब ने जो बोला, क्या वो सही था? स्टेटमेंट सही थी उनकी? I guess भाई न्यूज़ नहीं देखते क्या आप लोग? न्यूज़ में जाओ, थोड़ा देखो। जी न्यूज़ देखो, आज भारत देखो, आज तक देखो, देश की विपत्ति को देखो, अर्नब गोस्वामी को सुना करो।